हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा न्यूट्रिएंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ये तो है, लेकिन चैप्टर कौन सा है? बेंजीन एंड इट्स डिराइवेटिव्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि यूनिट 1 और सेम 3 का ही है। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एसाइक्लिक और एक को बोलते हैं साइक्लिक। अब एसाइक्लिक को हम और क्या बोल सकते हैं? ओपन चेन कंपाउंड या फिर एलिफैटिक कंपाउंड बोलेंगे। एसाइक्लिक जैसे चेन क्या होंगे? उसमें ओपन रहेंगे, क्लोज नहीं रहेंगे। और साइक्लिक क्या होंगे? इसमें क्लोज चेन रहेंगे। जैसे कि ये क्लोज चेन हो गए, ये हमारे क्लोज होंगे। और ये एसाइक्लिक में स्ट्रेट चेन रहेंगे। ठीक है, अब एसाइक्लिक की बात करें तो एसाइक्लिक 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। ये सिंपल सा ये क्या है? ये स्ट्रेट चेन का एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हाँ, यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये एक स्ट्रेट चेन हो गया। या फिर इसको भी मैंने ड्रॉ किया, इसमें ये भी एक स्ट्रेट चेन का ही मतलब स्ट्रक्चर है। अब वहीं पर हम ब्रांच चेन की बात करें तो इनमें ब्रांच चेन निकले होते हैं। यानी स्ट्रेट चेन अगर है, ठीक है, यानी कि इसमें स्ट्रेट चेन आप देख रहे हैं, उसमें से अगर कहीं से ब्रांच निकल जाए, जहाँ जैसे यहाँ पर निकाला गया है ये ब्रांच, ये स्ट्रेट चेन था, इसमें से मैंने ये ब्रांच निकाल दिया, तो अब इनको क्या कहेंगे? ब्रांच चेन कंपाउंड कहेंगे। ओके, तो ये 2 चीज़ थे, स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच चेन, ये समझ चुके होंगे। अब आते हैं साइक्लिक कंपाउंड की ओर। ठीक है, इनको क्लोज चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को। ठीक है, तो ये जो है साइक्लिक कंपाउंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक मीन्स क्या था? होमो मीन्स सेम और साइक्लिक मीन्स क्लोज्ड स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर जो कि क्लोज्ड हो और सेम कंपाउंड को कैरी करता हो, यानी कि अगर सी है तो सी को ही कैरी करता हो, अब उसमें बीच में कोई एलिमेंट दूसरा नहीं होगा, तो उसमें को क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, ये स्ट्रक्चर है जो कि एक क्लोज चेन है, और यहाँ पर हम सी देख रहे हैं। एच की हम लोग नहीं बात करेंगे, एच सभी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसलिए हम सी को देखेंगे। तो यहाँ जो है सी क्या है? सी सभी में सेम है, इसमें कोई अदर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वहीं अगर फिर से मैं बेंजीन की बात करूँ तो इसमें क्या कैरी करते हैं? ये सी मतलब बस एक तरह के ही एलिमेंट वो कैरी कर रहे हैं। ठीक, वहीं अगर बात करें, ये थे होमोसाइक्लिक। अगर बात करें हेट्रोसाइक्लिक की, तो क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड में किसी अदर एलिमेंट को अगर उसमें डाल दे, रख दे, तो क्या होंगे? वो हेट्रोसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये बेंजीन था, मैंने यहाँ का सी हटाकर यहाँ पर एन लगा दिया। ठीक, यहाँ देखिए ये भी एक बेंजीन स्ट्रक्चर ही है। मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने यहाँ पर सी था, तो इसको सी के जगह पर मैंने एन इसमें डाल दिया, तो ये होमोसाइक्लिक से अब क्या कन्वर्ट हो गए? हेट्रोसाइक्लिक में कन्वर्ट हो गए। वहीं देखिए इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये भी क्या थे? पहले ये एक तरह के सेम चीज़ कैरी करते थे, लेकिन यहाँ पर जो था कार्बन, इनको हट गया और वहाँ पर NH ग्रुप जुट गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ये पाइरोल बन गए। लेकिन पहले क्या थे? एन को मतलब एन इसमें इंटर करने से पहले ये भी होमोसाइक्लिक ही थे। अब क्या होंगे? एन के घुसते ही ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इनको पढ़ा जाएगा। और ये एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्यूरॉन हो गया हमारा C4H4O, थायोफिन हो गया C4H4S। ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इनमें अदर एलिमेंट जा चुके हैं। ठीक, तो अब थोड़ी सी और आगे हम जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो हेट्रोसाइक्लिक 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। होमोसाइक्लिक जो है 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक में कोई डिवीज़न नहीं हुआ है, होमोसाइक्लिक में डिवीज़न हुआ है। तो होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, इनको क्या लेते हैं हम? एलिसाइक्लिक में लेते हैं। ठीक, इनमें कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, ये एलिसाइक्लिक में। वहीं अगर बात करूँ एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक की एक फीचर होती है कि वो क्या करते हैं? कंटेन अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। यानी कि इनके जो सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे, जैसे यहाँ सिंगल हो गए, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है,
यहाँ हम देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड हो गए, फिर क्या होंगे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गए, ये अल्टरनेट कैरी कर रहे हैं सिंगल और डबल बॉन्ड को, और उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपल एग्जांपल है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये क्या कैरी कर रहा है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है, जो कि एलिसाइक्लिक में ऐसा नहीं है। तो इसलिए इनको साइक्लोब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। अगर वहीं मैं बात करूं एलिसाइक्लिक को, जैसे ये हो गया, ठीक, ये क्या है, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर तो बना ही था, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन कब होता, जब इनको हम डबल बॉन्ड और मतलब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगाते तब होते, ठीक। ये बेंजीन तब होते, एरोमेटिक कंपाउंड तब होते जब इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते, ठीक है। तो इनके जगह पर डबल बॉन्ड की जगह पर यहाँ एच एच अटैच हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ सी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसी वजह से डबल बॉन्ड नहीं होते। इनका क्या फार्मूला अगर करना होगा तो हम C6H14 इनका फार्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर नहीं होते हैं, उनके जगह पर एच एच अटैच हो जाते हैं, ठीक, 6 अदर एटम, हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गए एलिसाइक्लिक और ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। तो अब देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड में। अब क्या होते हैं बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड, जो कंपाउंड, द कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग, यानी कि जो भी कंपाउंड है अगर वो बेंजीन रिंग कैरी कर रहा है अपने साथ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजोनॉइड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बेंजोनॉइड। जैसे कि ये मैंने बात किया टोलिन की, तो टोलिन में केवल CH लगा है, लेकिन इसके साथ ये बेंजीन है, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोनॉइड बोलेंगे, ठीक। जैसे वहीं बात करें फिनॉल की, तो यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन रिंग है और उसमें लगा हुआ है क्या, OH ग्रुप, यानी कि ये क्या है, बेंजीन है तो बेंजोनॉइड हो गया ये। उसी तरह एनिलीन की हो गया। और वहीं बात करूँ अगर नॉन बेंजोनॉइड की, तो इनमें तो इनको एरोमेटिक क्यों कहा गया है, इनके कैरेक्टर की वजह से कहा गया है, क्योंकि ये जो नॉन बेंजोनॉइड होते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर होते हैं इनमें, लेकिन ये क्या करते हैं, डू नॉट कंटेन द बेंजीन रिंग, इनमें सिर्फ बेंजीन रिंग नहीं होते हैं लेकिन एरोमेटिक के कैरेक्टर होते हैं, इसी वजह से इनको नॉन बेंजोनॉइड कहा गया है। बेंजीन रिंग नहीं होते हैं, या ये याद रखना है कि इनमें सिर्फ एरोमेटिक के कैरेक्टर होते हैं लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होते हैं। जैसे कि इसको देखें, ये बेंजीन नहीं है, ये क्या, देखिए इनमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है स्ट्रक्चर, 7 है स्ट्रक्चर। तो ये क्या, ये तो बेंजीन अगर रहता तो 6 ही करता ना, 6 साइड रहता, ठीक। तो ये क्या हो गया, 7 है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये भी बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि इसमें 7 होते हैं, क्या, कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 7 है। अगर बेंजीन रहता तो 6 रहते, और OH तो मान लीजिए बात की बात है, अगर OH लग जाता तो इनको बेंजोनॉइड कहते हैं, लेकिन कब, जब ये बेंजीन होता है, यानी इसमें कार्बन 6 रहता तब, लेकिन यहाँ कार्बन क्या है, 7 है। वैसे ही ट्रोपोलोन की बात करें तो इसमें कार्बन कितने हैं, 7 होते हैं, इसमें कार्बन जो होते हैं 7 होते हैं, इसी वजह से। लेकिन ये सभी क्या करते हैं, बेंजीन तो नहीं है लेकिन उनके जैसा एरोमेटिक कैरेक्टर कैरी करते हैं, इसी वजह से इसको एरोमेटिक में रखा गया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि द टर्म एरोमेटिक वाज गिवन बाय कैकुले। ये जो एरोमेटिक टर्म था ये कैकुले जी द्वारा दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे कैकुले, उनके द्वारा। और कैकुले ही वो साइंटिस्ट थे जो बताएं कि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, बेंजीन में कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन 6 होते हैं, बेंजीन साइक्लिक होता है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सभी कौन बताया, कैकुले बताएं, ठीक। अब जान लेते हैं एरोमेटिक। अगर टर्म एरोमेटिक किसी में जुड़ जाता है तो सिंपल सा हमें जानना है कि उनमें क्या होंगे, प्लीजेंट स्मेल होंगे, ठीक। उनमें क्या होंगे, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें प्लीजेंट स्मेल होंगे उसमें, यानी सुहाना, अच्छा स्मेल होंगे उनमें। अगर एरोमा क्या है, एरोमा सिर्फ हम एरोमा को स्मेल कह सकते हैं। अब स्मेल तो चाहे प्लीजेंट हो या फिर प्लीजेंट नहीं भी हो सकता है, तो ये एरोमा दोनों कंटेन करते हैं, जैसे कि प्लीजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एरोमा मीन्स सिर्फ होता है क्या, स्मेल। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, केमिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है, केमिकल स्टेबल होते हैं, किससे, एरोमा कंपाउंड से। जो एरोमा कंपाउंड होते हैं उनसे क्या होता है, केमिकल
स्टेबल उनमें ज़्यादा होता है, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में ज़्यादा होता है। बेंजीन को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, बेंजोल। तो आप बोलेंगे कि भैया तो फिनॉल क्या होता है, अरे भाई उसको बोलते हैं बेंजेनॉल, उसको बोलते हैं, ठीक है, बेंजेनॉल बोलते हैं। वो जो फिनॉल इसको बोलेंगे, इसको बेंजेनॉल बोलते हैं। ये क्या है, बेंजेनॉल। नॉल किसको बोलेंगे, फिनॉल को बोलेंगे। अगर बेंजोल रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेंजोल बेंजून को ही हम जानते हैं, ठीक है। बेंजोल किसको जानते हैं, बेंजीन को ही। और बेंजेनॉल रहेगा तब हमारा फिनॉल होगा, ठीक। तो अब हम समझ लेते हैं कि क्रिटेरिया क्या होनी चाहिए, आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये नहीं है। तो उसके लिए क्रिटेरिया बनाया गया है कि इनमें जैसे 4 ये क्रिटेरिया है, तो उनमें कौन कौन से क्रिटेरिया होने चाहिए, इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहला क्रिटेरिया है कि ए मॉलिक्यूल्स मस्ट बी साइक्लिक, यानी कि वो क्या होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। जैसे कि हमारा बेंजीन जो है ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक। जो भी साइक्लिक है सबसे पहला साइक्लिक होनी चाहिए, ठीक। जो भी कंपाउंड एरोमेटिक में गिना जाना चाहिए, स्ट्रेट चेन को अगर हम देख ले तो उसको पहले ही बोल देंगे कि वो एरोमेटिक नहीं है। अगर साइक्लिक रहेगा तो उस पर विचार किया जा सकता है कि आगे और कौन सा कैरेक्टर मिल रहे हैं, ठीक। तो आगे अगर दूसरा पॉइंट के लिए तो मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर कहने का मतलब क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन उनमें होना चाहिए। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सुनते हैं ही भाग जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के मैं बहुत ही सिंपल है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर होती है क्या कि हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे तो बहुत लोग को ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है कि हमें तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है, चलो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, यहाँ हम हैं इसी चीज़ को समझाने के लिए। बहुत ही सिंपल, मैं सिर्फ 2 फार्मूला का यूज़ करूँगा, आप किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, देखिए फार्मूला देखिए और समझिएगा इस चीज़ को। हम Z इज इक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हम कब यूज करेंगे, जब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर जानते होंगे। जैसे कि मैं बात करूं PO4, तो PO4 पहले यहाँ पर बता देता हूँ Z का, यहाँ सिंपल सा, अगर Z इज इक्वल टू, Z जो होता है इज इक्वल टू अगर 2 रहेगा तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। Z इज इक्वल टू अगर 3 रहेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। अगर Z इज इक्वल टू 4 आएगा तो sp3 होगा। Z इज इक्वल टू 5 अगर आएगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d, ओके। और Z इज इक्वल टू अगर 6 आएगा तो sp3d2 आएगा हमारा। तो हम सबसे पहले जानते हैं आखिर Z है क्या, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर आप बोलिए। जैसे मान लीजिए हम ही लिख लेते हैं PO4 हम ले लिए, ठीक। PO4 ले लिए, यहाँ पर माइनस होगा। तो चलिए अब फॉर्मूला के अनुसार Z इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमको इसका स्ट्रक्चर मालूम है, ठीक। स्ट्रक्चर ये होता है हमारा, यहाँ पर O होगा, O, ठीक है। तो हमारा क्या है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हम क्या मतलब काउंट करेंगे कि हमारा कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो ये हमारे सिग्मा बॉन्ड यहाँ 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, और ये डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 होंगे, यानी कि हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए। इनमें कितने हमारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 हो गए हमारे सिग्मा बॉन्ड। प्लस अब बात करें लोन पेयर की, ठीक है, बात करें किसकी, लोन पेयर की। तो लोन पेयर यहाँ पर कितना हमें दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहे हैं। तो इसका हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लोन पेयर हमारा कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो हमारा Z इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। तो 4 आया तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए Z इज इक्वल टू 4 है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया।
समझ गए। Z इज इक्वल टू यहाँ पर 4 तो sp3 4 कहने का मतलब देखिए एक के एक मतलब इस एक हो गए और p कितने ऑर्बिटल हो गए 3 3 1 4 Z इज इक्वल टू 4 ये ऑर्बिटल होते हैं ठीक और कुछ नहीं होता। वहीं अगर दूसरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूं जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर ले लेता हूं ये ले लिया मान लीजिए। अब इनमें देखिए Z इज इक्वल टू हम निकालेंगे इनमें देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो 1 2 और 1 3 ठीक 1 2 1 3 यहाँ पर क्या कैरी करते हैं यहाँ पर माइनस चार्ज होते हैं जो कि बच जाते हैं यहाँ पर ठीक। तो यहाँ पर क्या देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं 3 हो गए 3 प्लस लोन पेयर कहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं यानी कि 0 तो कितना आ गया 3 आ गया। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन Z इज इक्वल टू 3 था sp2। वैसे ही मैं बात करूं अब लोन पेयर के एक एग्जांपल ले लेता हूं S डबल बॉन्ड O SO2 है ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर लोन पेयर हो गई है हमारे ठीक। कैलकुलेट करते हैं कि Z इज इक्वल टू कितना आएगा Z। तो मैं Z की बात करूं तो यहाँ पर पहले तो क्या देखेंगे Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पहला हमारा होना चाहिए कितना 1 और 2। अगर डबल बॉन्ड कैरी कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड उसमें एक ही होते हैं एक पाई होते हैं ठीक। तो डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पर एक सिग्मा और यहाँ पर एक सिग्मा तो 2 सिग्मा हो गए हमारे प्लस। अब बात करें लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम यानी हमारा सेंट्रल एटम ये हुआ इन पर लोन पेयर कितना है 1 हुए लोन पेयर कितना है एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन लोन पेयर हमें एक ही है ये एक तो 2 1 3 यानी Z इज इक्वल टू हमारा कितना है 3। अब यहाँ देखेंगे Z इज इक्वल टू 3 इज sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा sp2। इसका शेप क्या होता है sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है ठीक ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 का क्या होता है sp3 का क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है। sp का क्या होता है लीनियर होता है और sp3d का क्या होता है बाइपिरामिडल होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात करेंगे कि अगर ये हमें कब तक यूज करना है जब हम स्ट्रक्चर जानते हैं लेकिन मान लीजिए कि हमको स्ट्रक्चर बनाने ही नहीं आया ठीक हमें स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है तो दूसरा ये सुपर ट्रिक हम बता रहे हैं आपको कि ये होते हैं Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ठीक प्लस माइनस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अब मोनोवैलेंट क्या होते हैं मोनोवैलेंट एटम किसको बोलते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया क्लोरीन हो गया ब्रोमीन हो गया यही सबको क्या बोलेंगे मोनोवैलेंट बोलते हैं ठीक। तो चलिए आप बात करते हैं कुछ एग्जांपल लेकिन जैसे कि हमें स्ट्रक्चर नहीं मालूम है अगर हमें पूछा जाए कि भैया इन का आप बताओ कि क्या होगा NH3 में इन का आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन NH3 में निकालना है ठीक। तो हम क्या करेंगे हमें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा है यहाँ पर ठीक। तो हम इस फार्मूला का यूज़ करके तो हम यूज करेंगे Z इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ठीक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम यानी कि नाइट्रोजन का क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 7 होता है हम जानते हैं कि 7 होता है एटॉमिक नंबर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 5 हो गए तो जो लास्ट वाला जो बचते हैं इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ठीक। तो ये क्या हो गए 5 हो गए प्लस 5 प्लस अब हमारा क्या है निगेटिव चार्ज तो आपको कहीं इसमें निगेटिव चार्ज तो दिख नहीं रहे हैं तो चलिए निगेटिव चार्ज को छोड़ के आगे बढ़ते हैं माइनस पॉजिटिव चार्ज तो कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहे हैं तो इनको भी छोड़ दिए। अब बात करेंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम की मोनोवैलेंट एटम में हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब क्या है मतलब मोनोवैलेंट होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3 है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट यानी कि मोनोवैलेंट कितना एटम है 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिखेंगे तो ये हमारा कितना आया 538 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4।
ठीक है, ये 4 आया। तो हमारा Z इक्वल टू जब 4 होता है तो क्या यूज़ करते हैं, sp3, यानी NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल। वहीं अगर अगला मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब पूछ दे कार्बन का बताइए, कार्बन का बताइए इन किस में, CO3-2, ठीक, -2। ये हमारा अगला एग्जांपल है कि कार्बन का CO3-2 में हमें निकालना है, लेकिन स्ट्रक्चर हमें मालूम नहीं है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो फिर हम Z इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम में कितना होता है, हम जानते हैं कि कार्बन कितना होता है, 6 नंबर पर होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, तो 2 और 4 होते हैं। तो ये लास्ट वाला हम ले लिए, लास्ट वाला ले लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है सेंट्रल एटम पर कार्बन में, तो 4 है, 4 प्लस, अब प्लस प्लस लिख दिए यहाँ पर, ठीक। अब माइनस निगेटिव चार्ज, हमारा निगेटिव चार्ज कितना है, यहाँ पर कैलकुलेट कर देखिए, यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2। कितना है, देखिए निगेटिव चार्ज 2 है, तो हमने क्या किया, 2 लिख दिया, ठीक। अब आगे जाएंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। अब आगे जाएंगे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यहाँ पर कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 4 + 2 6 / 2 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, और शेप क्या होगा sp2 का, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। वहीं अगर हम मान लीजिए कि बेंजीन का हम ले लिए, तो बेंजीन हो गया, ये देखिए, अगर हमको स्ट्रक्चर मालूम है तो हम देखिए, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक। स्ट्रक्चर हमें मालूम है, ठीक, स्ट्रक्चर हमें मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ निकालना है कि यहाँ बताइए कि क्या होगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर बताना है कि C का यहाँ जो है, यहाँ पर C का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हम देख रहे हैं, अगर इसको बाहर निकालते हैं तो C का ऐसा स्ट्रक्चर है, 2 इधर है, 1 इधर है, और एक हमारा हाइड्रोजन है, यही चीज़ है ना यहाँ पर, ठीक। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब देखेंगे मैं क्या फार्मूला यूज़ करूँगा, Z इज इक्वल टू क्या यूज़ करूँगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है हमारा, देखिए 1 2 और 1 3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, यानी कि हमारा सेंट्रल एटम इसमें क्या है, कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कोई लोन पेयर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, यानी कि Z इज इक्वल टू 3, और Z इज इक्वल टू 3 का हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, Z इज इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, किसमें, हमारा कार्बन जो भी कार्बन है हमारे बेंजीन में, उनका सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 होता है। वही चीज़ तो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था, क्या, मोलेकुल्स मस्ट बी प्लेनर होनी चाहिए, इनका शेप क्या, sp2 का ये बता रहा है कि शेप है ट्राइगोनल प्लेनर होता है हमारा sp2 का शेप। जैसे कि ये बेंजीन हो गया, तो कहीं से भी आप देख रहे हैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और इनका शेप ट्रायंगुलर टाइप है, ये तो यही तो है ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारे ये दूसरा भी क्या होंगे, बेंजीन में कंप्लीट हो गए कि हाँ भैया बेंजीन में ये है, बेंजीन साइक्लिक भी है, बेंजीन प्लेनर भी है। अभी मैंने निकाला हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2 आया। अब बात करेंगे अगला का, मोलेकुल्स मस्ट बी कंप्लीटली कंजुगेटेड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर, उसमें एक p ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए। यानी हमारा तो sp3 होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, p के पास 3 ऑर्बिटल है, लेकिन हमारा बेंजीन में sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि 2 ही फुल होते हैं, यानी कि एक खाली है। तो ये क्या हो गए, कंप्लीटली कंजुगेटेड हो गए। p खाली होने चाहिए, कंजुगेटेड यहाँ कहने का मतलब ये है p ऑर्बिटल उसमें क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए। तो हमारा sp2 होता है तो एक खाली है। चलिए अब बात करेंगे, मोलेकुल्स मस्ट सेटिस्फाइड द हकल रूल। हकल रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई। जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं हकल रूल के बारे में थोड़ा सा। देखिए हकल रूल को हम निकालने के लिए 2 तरीके से सोचे हैं, ठीक, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक। तो हकल रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर बोलते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे यूनिट होते हैं ना, वैसे ही ये बोलते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जो पाई के इलेक्ट्रॉन होंगे वही हम मतलब काउंट कर सकते हैं, ठीक।
काउंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। बेंजीन का हम पता करेंगे कि ये आखिर एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक, ये देखिए। ठीक, तो इनमें हम देखेंगे, ठीक है, ये जो है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट इनफाइनाइट होंगे। ठीक, इनफाइनाइट होंगे, लेकिन कभी डेसिमल में नहीं होगा, कंप्लीट नंबर होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक, तो मान लीजिए कि हमारा देखिए इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई है, और एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पाई में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए अब हमारा हकल रूल कहता है कि अब हम चेक करेंगे एन का वैल्यू पुट करके 1/1 के भाई उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो एन का मैंने 1 वैल्यू पुट किया, +2 पाई, +2 हो गया। तो हमारा कितना आया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 4 × 1 4 +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है। यानी कि ये हमारा यहाँ पर हमने निकाला कि बेंजीन में जो ये स्ट्रक्चर है इसमें पाई का कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, यानी कि ये फुलफिल कर रहा है। वहीं अगर मान लीजिए कि हम बात करते किसी स्ट्रक्चर में 4 पाई होता है इलेक्ट्रॉन, 4 पाई होता तो क्या वो एरोमेटिक होता। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर पाई का 1 वैल्यू मैंने पुट कर लिया है, या 4 पाई कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 × 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन उसमें है, पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें। ठीक, इसमें मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पाई के हैं। अब हम यहाँ पुट करेंगे 4 × 2, पहले हम निकाल चुके हैं 4 × 1 6, यानी कि यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 ही आ रहा है। फिर अगला हम पुट करेंगे 4 + 2, तो 4 × 2 +2 10 आया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहाँ पर तो हमारा 8 पाई ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हमारा 4 पाई जो भी स्ट्रक्चर है मान लीजिए उसमें 4 पाई है तो 8 ही आ रहा है। तो भैया ये तो 10 आ गए, ज़्यादा आ गए, यानी कि इसमें ये नहीं आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक नहीं होंगे। ठीक, तो ऐसे ही हमें निकालना है। देखिए अब दूसरा रूल मैं बताता हूँ, सबसे सिंपल और आसान रूल, हम इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं कि इसको कंपेरिजन वगैरह सब कुछ करने पड़ते हैं, नहीं। ठीक, ये चीज़ गलत है। अब हम ये चीज़, लेकिन हकल रूल ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन सबसे सिंपल उपाय हम बताते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक, हमारा क्या है, 4n + 2। ठीक, यही हकल रूल है, 4n + 2। ठीक, मान लीजिए कि हमने बेंजीन ले लिया, पता करेंगे कि भैया बेंजीन एरोमेटिक है कि नहीं है। मैंने इसमें देखा 3 पाई है, 3 पाई, 3 पाई है, तो 3 पाई में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। हम क्या करेंगे, 4n + 2 = 6 यहाँ पुट करेंगे डायरेक्ट, कि भैया अगर होंगे तो 6 के बराबर आएंगे, नहीं तो देखिए मैं आगे लिखता हूँ उसके बाद पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4n = इधर ये 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया 4, और n = 4/4 यानी कि 1। देखिए n का वैल्यू मैंने 1 रखा था यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये कंप्लीट नंबर में आने चाहिए हमारे n के वैल्यू, जो भी n के वैल्यू आए वो क्या है, कंप्लीट नंबर में आने चाहिए। यानी अगर डेसिमल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, तो वो समझिए कि एरोमेटिक नहीं है। मैंने यहाँ पर प्रूफ किया था कि 4 पाई जो है एरोमेटिक नहीं है। अब इस तरीके से मैं पुट करता हूँ कि भाई 4 पाई एरोमेटिक है कि नहीं है। देखिए 4n + 2 हो गया हमारा, 4 पाई में कितना इलेक्ट्रॉन निकाले थे, 8 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, डायरेक्ट हम पुट करेंगे 8। तो हमारा 4n = कितना आया, यहाँ आ जाएगा तो 6, n = 6/4, ये क्या है 1.2, यानी कि ये सिंपल है कि ये पॉइंट में आ गया हमारा वैल्यू, पॉइंट में आ गया। मैंने अभी जस्ट बोला था कि जो भी पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, वो एरोमेटिक नहीं है। तो इससे भी प्रूफ हो गया, इससे भी प्रूफ हो गया। वहीं अगर हम बात करें कि पाई, मतलब हम किसी स्ट्रक्चर में ले लिए, कोई भी स्ट्रक्चर ले लिए, क्लोज स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लिए, उसमें 5 पाई है, 5 पाई है, तो 5 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर हम इसको यूज करते हैं 4n + 2 = डायरेक्ट हम पुट करेंगे 10। ठीक, अब n का वैल्यू देखते हैं, अब इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये 8 हो गए, ये 4n हो गया, n = 8/4 2, यानी ये डेसिमल में नहीं आया, मतलब ये एरोमेटिक है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है वो स्ट्रक्चर जो कि 5 पाई कैरी कर रहा है। बस यही थे नियम।
तो ये हमारे जो 4 नियम है, क्रिटेरिया है जो एरोमेटिक कंपाउंड के, पहला जो है साइक्लिक होने चाहिए, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तीसरा के p ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, और चौथा क्या है हमारा हकल रूल फॉलो होना चाहिए। बस यही है एरोमेटिक। ये चीज़ मिल गए तो समझिए कि वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अब बात करेंगे बेंजीन के बारे में, कुछ जान लेते हैं हम। तो जो वर्ड बेंजीन था ये डिराइव्ड हिस्टोरिकली फ्रॉम द गम बेंजोइन। ये जो है गम बेंजोइन से या फिर बेंजामिन से, दोनों से लिए गए थे। गम बेंजोइन को ही बेंजामिन बोलते हैं, तो ये गम बेंजोइन और बेंजामिन से बेंजीन का डिराइव हुआ है वर्ड। जो वर्ड बेंजीन है ये दोनों से डिराइव हुआ है। माइकल फराडे फर्स्ट आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई बेंजीन। माइकल फराडे जो थे ये पहले बार आइडेंटिफाई किए थे कि भाई जो कैसे आइडेंटिफाई किए थे, ये पायरोलाइसिस किए। व्हेल के जो आयल थे, व्हेल का आयल निकाल के उसको पायरोलाइसिस किए थे 1825 में, और वो उसी में पहचाने के भाई ये तो बेंजीन है। इससे पहले कैकुले बता चुके थे कि ये बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल बॉन्ड कैरी करता है, साइक्लिक होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ये सब बता चुके थे। उसी के बेसिक पर माइकल फैराडे जो थे व्हेल आयल का पायरोलाइसिस करके बेंजीन का आइडेंटिफाई किए थे कि ये भैया बेंजीन है। 1845 में बेंजीन वाज फाउंड इन कोल टायर। उसके बाद 1845 में कोल टार में भी पाया गया था बेंजीन को। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी इसकी कैसी होती है, तो ये क्या है, कलरलेस लिक्विड होते हैं। बेंजीन इज ए कलरलेस लिक्विड, इसका कोई कलर नहीं है, तो वाटरी कलर का होता है, ठीक है, वाटर जैसे होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और वहीं बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 55 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इमिसिबल होते हैं, इमिसिबल विथ द वाटर बट मिसिबल अल्कोहल, यानी कि इमिसर यानी कि ये जो हैं वाटर के साथ क्या है, ये नहीं घुलते हैं। वाटर के साथ जो बेंजीन है ये नहीं घुलते, लेकिन वहीं अगर हम अल्कोहल में इनको मिक्स करें तो ये इजीली मिसिबल हो जाएंगे, यानी घुल जाएंगे। ईथर में मिक्स करें तो उसमें भी मिक्स करे जाएंगे, क्लोरोफॉर्म में मिक्स करें तो उसमें भी मिक्स करेंगे। यानी कि ये मिसिबल किस में है, अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में, वाटर में नहीं होते हैं। वेपर जो होते हैं इसके हाईली टॉक्सिक होते हैं। कभी भी आप इसको सूंघने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि इससे एनीमिया हो जाती है। अगर आप बेंजीन को मतलब स्मेल कर रहे हैं तो उससे एनीमिया हो सकती है, टॉक्सिक होती है, ठीक। बर्न विद द लुमिनस एंड सुट्टी फ्लेम, यानी ये बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से जलती है, लुमिनस लाइट जैसे कि एकदम ब्राइट लाइट में जलती है, ठीक। शो द रेजोनेंस प्रॉपर्टी, ये जो होते हैं रेजोनेंस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक। रेजोनेंस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ये शो करते हैं। बेंजीन है द 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बेंजीन के पास 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते थे। चलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है इसमें, इसकी स्टेबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी बेंजोन मतलब रेजोनेंस है ये स्टेबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कि ये जैसे कि मान लीजिए कि ये है, यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर है, लेकिन वहीं बात करें तो ये क्या है, ये दूसरे जगह पर आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये मूवेबल है, ये चारों तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन मूव करने का मतलब क्या, एक में सटेंगे नहीं, ये इनके क्लोज नहीं आएगा, बीच में तो रहेंगे, वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे। और इनको अगर दोनों को हम अगर मिक्स करके लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, ये भैया कि ये कैसे भी रह सकते हैं, अपने अनुसार वो एडजस्ट कर लेंगे। कोई भी एलिमेंट एटम डालें तो वो अपने अनुसार वो क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं बॉन्ड्स को, ठीक। तो ये क्या, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये जो है 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी इसमें बॉन्ड तो अलग अलग जगह ये कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक। ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इक्विवेलेंट ही रहते हैं, इनमें कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आती है, ठीक। इनमें भी नहीं चेंज आएगी, इनमें भी नहीं चाहिए। और दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर कोई पूछे कि भैया ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, तब बेंजीन रेजोनेंस हाइब्रिड का हमें बोलना होगा, ठीक। ये हाइब्रिड करके दोनों का बनाया गया है ताकि इसमें अलग अलग ना दिखाया जा सके, एक ही में वो समझ जाए कि हम कहीं भी जा सकते हैं, ओके। अब थोड़ी सी यूज़ के बारे में पढ़ लें कि यूज़ क्या होते हैं। यूज एज द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, यानी कि ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट और के पे मतलब यूज़ किए जाते हैं। प्रिकर्सर इन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग, यानी कि
ड्रग ड्रग के प्रोडक्शन में इनको प्रिकर्सर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक में, सिंथेटिक रबर, डाइज वगैरह में भी प्रिकर्सर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, अब इट इज़ द नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल में हमारा ये क्या होता है, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक पार्ट होती है उसमें। क्रूड ऑयल में ये बेंजीन हमारा पाए जाते हैं। एंड मे बी सिंथेसाइज फ्रॉम द ईथर कंपाउंड प्रेजेंट इन द पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम में जो भी ईथर, सॉरी ये अदर है, पेट्रोलियम में जो अदर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जो भी अदर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, उनसे हम बेंजीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। तो ये थे हमारे बेंजीन। तो अगला हमारा जो होगा टॉपिक वो होगा रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ये सब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह। अगला टॉपिक हम जब भी मतलब बने हम लिंक में तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।